दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों आखिरकार 1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हो गया और ये हमला कोई ऐसा अचानक हमला नहीं था जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती, बल्कि ये एक ऐसा हमला था जिसकी खबर कुछ 3 घंटे या 4 घंटे पहले अमेरिका को लग गई थी और अमेरिका ने इसराइल को आगाह भी किया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने वाला है। दोस्तों ऐसी क्या बात थी कि इसराइल जो कि अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि ईरान के हमला करने की वजह मालूम होते हुए भी उसने ऐसी कोई डिफेंस पोजीशन नहीं ली जिससे कि इस हमले को रोका जा सके या कम से कम जो नुकसानात होने वाले हैं इस हमले के थ्रू उसको कम किया जा सके। दोस्तों इसकी वजह यह है कि अब तक इसराइल पे चाहे लेबनान से हो या हमास से हो या हुतीस की तरफ से जितने भी मिसाइल अटैक हुए हों, कोई ऐसा खतरनाक हमला करके ज्यादा नुकसानात नहीं करते थे जिससे कि इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हो या उसके यहाँ रिहायशी लोगों को कोई ज्यादा नुकसान हो, बल्कि वो तो इस तरह के अटैक को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू बड़ी आसानी से रोक लिया करता था। ना सिर्फ रोकता था बल्कि जवाबी कार्रवाई के थ्रू उन पर जवाबी अटैक भी करता था, जिससे कि दुश्मन को यानी कि इसराइल पर हमला करने वाले दुश्मन को ज्यादा नुकसान होता था इसराइल की निस्बत। तो अब जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो हो सकता है कि उसको मालूम नहीं हो कि ईरान किन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमला होने के बाद जो भी वहां नुकसानात हुए थे उनको देखने के बाद ये मालूम होता है कि ये कोई आम मिसाइल नहीं थे जो अब तक ईरानी प्रॉक्सीज की तरफ से जो अब तक इसराइल पर हमले होते आए हैं, चाहे लेबनान से हो या हमास से हो या हुतीस से हो, वो इनको इसी तरह समझ रहा था। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि ईरान के पास जो भी मिसाइल हैं वो कोई ऐसा आम मिसाइल नहीं है जो अब तक इसराइल बर्दाश्त करता आया है या उनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम से बड़ी आसानी से रोक लिया करता था। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल था जो रूस के पास, चाइना के पास या बहुत हद तक यूएसए के पास भी हो सकता है। तो उस हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल पर हमला किया गया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान ने 180 से लेकर 300 मिसाइल तक इसराइल पर फायर किए हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसानात हुए हैं। यानी कि ये मिसाइल अटैक जो था ये पूरी प्लानिंग के साथ हर उस अपने टारगेट पर लगा जिसको ईरान ने निशाना बनाया था, जिसमें तकरीबन 20 के करीब F-16 विमान जो कि अमेरिका ने इसराइल को अपनी हिफाजत के लिए दिए थे वो भी इसमें बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं। यानी कि वो 20 के 20 विमान जिनसे इसराइल अपने पड़ोसियों पर हमला करता था वो बहुत हद तक नुकसान हुए हैं उससे। यानी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उन 20 जहाजों को तबाह कर चुकी है जो अमेरिका ने इसराइल को अपनी हिफाजत के लिए दिए थे। न सिर्फ ये विमान बल्कि बहुत से मीडिया ये तक दावा कर रहे हैं कि ईरान के जो मोसाद का हेडक्वार्टर था वो भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों हमले के तुरंत बाद इसराइल ने इन सारे नुकसानात को मानने से मना कर दिया था कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ईरान की 90% मिसाइलें तो हमने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक ली हैं। सिर्फ 10% ही मिसाइलें ऐसी हैं जो कि ऐसी जगहों पे गिरी हैं जहां से कोई ज्यादा नुकसानात नहीं हुए, यानी ना तो उससे किसी इंसान को और ना ही किसी जानवर को नुकसान हुआ। वो ऐसी जगह मिसाइलें गिरी थी जहाँ सिर्फ रेत के टीले ही टीले थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इतने टाइम बाद ईरान ने अचानक इसराइल पर हमला क्यों किया। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत वक्त से ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जो कि हमास से जंग जब इसराइल की शुरू हुई थी तब से ही वो भी अपने तौर पर ईरान से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद जब ईरान ने देखा कि इस जंग का पासा उनके हक में नहीं है, यानी कि इसराइल लेबनान पर भारी पड़ रहा है, उसने उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म भी कर दिया है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम कमांडर थे हसन नसरुल्लाह, उन तक को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। तो इसके जवाब में इसराइल पर ईरान ने फायर खोल दिया, जिसके जवाब में इसराइल ने भी ईरान को धमकी दी है कि वो इसका बदला ईरान से जरूर लेगा। जिसके जवाब में ईरान ने यानी कि ईरान के राष्ट्रपति ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि ये अटैक तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो इसलिए इसराइल कोई ऐसी गलती ना करे ईरान पर हमला करने की जिसका खामियाजा उसे बहुत भारी मात्रा में भुगतना पड़े। दोस्तों इस हमले में एक बात सामने जरूर आती है कि मिडिल ईस्ट में अक्सर इस तरह की बगावतें, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते रहते हैं, इसका कोई हल क्यों नहीं निकलता। इसमें ऐसी कौन सी बात है
जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाता है। यानी कि अरब इसराइल जंगें पहले होती थी, लेकिन अब जब से ईरान में इनकलाब आया है तो एक एक करके ईरान के प्रॉक्सीज भी जन्म ले रहे हैं। न सिर्फ जन्म ले रहे हैं बल्कि इसराइल पर हमला भी कर रहे हैं, जिनकी हिफाजत के लिए अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस जॉर्डन में, कतर में, सऊदी अरबिया में, यहाँ तक कि यूएई में भी बना लिए हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो ये जंगें होती ही रहती हैं? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि इसराइल, जो कि यूनाइटेड नेशन ने 1948 में इसका मैप कुछ इस तरह दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने मैप से बढ़कर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ने इसको जगह दी थी उससे बढ़ करके कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां अपनी कॉलोनियल सेटलमेंट करना शुरू कर दी, जिसके जवाब में वहां जो बरसों से रह रहे बेचारे देहाती फिलिस्तीनी लोग थे उनको उनकी जगहों से जबरदस्ती निकाल बाहर कर दिया और वहां अपनी सेटलमेंट करना शुरू कर दी। धीरे धीरे इसराइल इसी तरह पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करता गया और जो 1948 में फिलिस्तीन को एक जगह दी गई थी मैप के थ्रू, वो आज कुछ इस तरह दिखाई देती है। यानी कि जो जगह आज फिलिस्तीनियों के पास है उसमें भी इसराइल अपनी एक ऑक्यूपाइड कर करके वहां अपनी सेटलमेंट कायम कर रहा है, जिसके जवाब में वो लोग जिनको उनके घरों से बेघर किया गया था और उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया गया था, वो धीरे धीरे लेबनान और हमास जैसे लोगों से मिलकर इसराइल पर अटैक करते हैं, ताकि अपनी जगह जहां पर उनके आबाओ अजदाद रहते थे और जहां से उनको निकाला गया वहां पर वो अपने वापस जा सकें, इसराइल को वहां से दूर भगा कर सके। दोस्तों, ये वो वजूहात हैं जो इसराइल, अरब और फिलिस्तीनियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, जिनकी वजह से आज तक वहां पर अमन कायम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि लेबनान, हमास तो हर वक्त इसराइल से हालत जंग में ही रहते हैं और अब तो इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या लेबनान वर्सेस इसराइल की ये जंग ईरान वर्सेस इसराइल की जंग बन जाएगी? क्या पूरे मिडिल ईस्ट में अब जंग अजीम शुरू होने वाली है, या फिर इनका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा जिससे यहाँ पर कुछ अमन कायम हो सके? दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इन देशों में अमन किस तरह कायम होगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।